देखो जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आगे दो तरह के होते हैं, मैं लिख देता हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स ना फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फिर आगे तीन तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है। सॉल्ट तो जितने भी सॉल्ट है ना वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, कोई मर्जी सॉल्ट हो। ये तो बात ही खत्म होगी सॉल्ट की। तो पहले सॉल्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ऑल सॉल्ट्स है ना, ऑल सॉल्ट्स मतलब एसिड और बेस को रिएक्ट करके जो बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेस, अब यहाँ पे आपको ये याद करना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो नॉर्मली हमको याद होता है, सबसे पहले मन में आता है H2SO4, आता नहीं आता, फिर आता है HNO3, आता नहीं आता, फिर HCl आता है। ये तीनों एकदम से स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। अब मैं आपको बाकी याद रखने का तरीका बताता हूँ। ग्रुप 17 के एसिड्स ये होते हैं HF, HCl, HBr, HI। इनमें ना देखो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है तो H+ को तोड़ना यहाँ से आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr और HI तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे HBr और HI भी आएगा। तो ये बढ़ेगा। तो ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4, ये याद कर लेना, इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, ये याद कर लेना। ये एसिड्स आपको याद होने चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको एसिड दिखेगा ना आपके सिलेबस में उसको वीक मान लेना बस। ये 6 स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेस देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है। जैसे ग्रुप 1 के बेस कौन हो गए, लिथियम हाइड्रोक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर चलो लिख लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए सारे, ये ग्रुप 1 के बेस हैं। ग्रुप 2 के बेस ना ग्रुप 1 से थोड़े से कम बेसिक होते हैं, ये मैं साथ साथ इनऑर्गेनिक भी बता रहा हूँ। ग्रुप 2 के बेसिस ग्रुप 1 से थोड़े से कम बेसिक होते हैं, ग्रुप 1 के ज्यादा बेसिक होते हैं। और डाउन द ग्रुप इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैं पहले मैं काम करता हूँ, मैं ग्रुप 2 के सारे बेसिस के नाम लिखता हूँ। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, यही होते हैं ना ग्रुप 2 के। अब मैंने आपको ये बोला कि डाउन द ग्रुप इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपने सुना होगा कि ये पार्शली सॉल्युबल होता है वाटर में, सुना है ना, लाइम वाटर, प्रेसिपिटेट सा बन जाता है, इसका सस्पेंशन प्रेसिपिटेट सा बन जाता है। जब कली करते हैं दीवारों पे तो जो कली होती है वो परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं होती। ये ये मतलब ये पार्शली सॉल्युबल होता है पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बात हम जानते हैं। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शली सॉल्युबल है, ये दोनों तो उतने सॉल्युबल, इससे भी कम सॉल्युबल होंगे ना, वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये अगर पार्शली सॉल्युबल है तो ये भी कहाँ सॉल्युबल हो जाएंगे। तो मतलब ये तो वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, कम से कम स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते आप इनको। तो आप स्ट्रॉन्ग में ये दोनों याद रखोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गए याद। इसके अलावा जो भी हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं वीक ही होते हैं सारे, बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको याद रखने। सॉल्ट्स ही, सारे सॉल्ट्स ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो गए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड और बेस आएंगे, है ना। सॉल्ट तो आ नहीं सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि सॉल्ट तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एसिड कौन हो गए, इनके अलावा जो आपको दिखेगा वो वीक एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH हो गया, है ना। और बाकी भी जैसे H3PO4 हो गया। कार्बोनिक एसिड तो हम पीते ही हैं, कार्बोनिक एसिड तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है ना,
कार्बोनिक एसिड हो गया, HCN हो गया, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं, मतलब जो दिख जाए आपको, HCN, ठीक है ना। वीक बेस कौन हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको ऐसे एक्वस अमोनिया भी लिख देते हैं, एक्वस अमोनिया, अमोनिया को पानी में डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर अमोनिया, फिर अमाइंस हो गए, RNS2, मेनली नाइट्रोजनस बेसिस ही आएंगे सारे इसमें, तो ये वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। फिर है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होता है, जो पानी में डालने पे डिसोसिएट ना करे। इलेक्ट्रोलाइट तो पानी में डाल के डिसोसिएट कर जाते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करते, जैसे कौन, शुगर हो गया, शुगर है ना, ग्लूकोज, यूरिया, ये आप पानी में डालोगे टूटेंगे थोड़ी ना। इनके फॉर्मूले बताता हूँ। शुगर होता है C12H22O11, ये शुगर है। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज। यूरिया NH2C डबल बॉन्ड ONH2, यूरिया। ये सारे पानी में टूटेंगे थोड़ी ना, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। शुगर का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। However, when sodium chloride is added to water, it conducts electricity, ठीक है। लेकिन जब आप नमक डाल दोगे पानी में, तो वो सोडियम तो कंडक्ट करता है, चीनी डालने पे कंडक्ट नहीं करता, नमक डालने पे कंडक्ट करता है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आप इसको आयोनाइजेशन को बेस मानते हुए इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। एंड हाउ इज इट अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन से इसकी कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है। तो पहले फर्स्ट पार्ट आंसर करते हैं। देखो, इससे पहले, सबसे पहले तो मुझे ये बात बतानी है आपको कि जो प्योर वाटर है, नॉर्मल प्योर वाटर है, वो कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, पहले तो यहाँ बताते हैं, वाटर टूटता है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है ये, वाटर इज अ वीक एसिड, ठीक है ना, वीक एसिड कह लो, वीक बेस कह लो, ऐसे टूटेगा। ये पता है कितना टूटता है, मैं बताता हूँ आपको, ये मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। अगर 10⁹ मॉलिक्यूल्स लोगे ना इसके, कितने हो गए, 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़ मॉलिक्यूल हो गए वाटर के। इतने मॉलिक्यूल हो गए, पता है कितने टूटेंगे, इसमें से कितने टूटेंगे, 1.8, बस 2 भी नहीं टूटते। 100 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से 2 भी नहीं टूटते, H+ और OH- में 1.8 ही टूटते हैं। तो क्या आप बोलोगे कि वाटर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है वो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए H+ OH- चाहिए ना, आयंस चाहिए, वो प्योर वाटर में आयंस होते ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो फिर हम बोलते हैं पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट लग जाएगा, पानी गिरा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए कंडक्ट करता है वाटर, ठीक है। अब अगर प्योर वाटर में आप शुगर डालोगे, शुगर तो डिसोसिएट करता नहीं है, तो अगर वो डिसोसिएट नहीं करेगा तो कहाँ से कंडक्ट करेगा। और आपने NaCl डाल दिया, तो आप Na पॉजिटिव और Cl- ही ऐड कर रहे हो ना, तो फिर वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस आ गए। और जितने ज्यादा आयंस डालोगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी। क्या पूछा है, हाउ विल यू एक्सप्लेन, हाँ सर, चलो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है बात है। सोल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो आयन चाहिए। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयन नहीं देता। ये क्या लिखा है, C12H22O11 सॉलिड। सॉलिड से क्या बन गया, एक्वस बन गया, मेरा डिजोल्व हो गया, है ना। इसमें कोई आयन तो नहीं आया, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो उसकी कंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है।